चांद पर हिंदुस्तान। जी हाँ, बस कुछ घंटे का फासला है जब हमारा जो भारत है, हिंदुस्तान है, वो यह फासला तय करेगा और दुनिया का ऐसा देश बन जाएगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश होगा। जो चांद के साउथ पोल पर क्या छिपा हुआ है ये पूरी दुनिया के सामने रखेगा। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा और जैसे ही इंतजार खत्म होगा वैसे ही वो तस्वीरें सामने आएंगी जिसे देखकर हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत वो कर दिखाएगा जो दुनिया का कोई भी देश अभी तक नहीं कर पाया है। ये साउथ पोल का जो जिक्र बार बार हो रहा है, आखिर ये साउथ पोल इतना जरूरी क्यों है, इस साउथ पोल पर जाना इतना जरूरी क्यों है, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इंडिया टीवी पर मिलेंगे। आसान भाषा में आप ये समझ पाएंगे कि चंद्रयान 3 की विशेषता क्या है। चंद्रयान 3 जब जा रहा है चंद्रमा पर लैंड करने के लिए तो उसके सामने क्या मुश्किलें आ सकती हैं, इन मुश्किलों को आसान करने के लिए हमारे वैज्ञानिक कितने तैयार हैं, हमारा सिस्टम कितना तैयार है, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको सिर्फ इंडिया टीवी पर मिलेंगे। मैं मनीष जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं निमिष जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो साउथ पोल हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये साउथ पोल इतना जरूरी क्यों है? साउथ पोल पर जाना किसी भी देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अभी तक जो मिशन गए हैं वो चाहे यूएसएसआर जो रशिया का पहले नाम था और उसके बाद नासा ने जो मिशन भेजे, वो सब ये सोच के भेजे कि चंद्रमा पर हमको पानी मिल जाएगा। पानी की तलाश में वो गए और वहाँ पर पानी नहीं मिला और वो ऐसी जगह उतरे जहाँ पर एक सपाट समतल जगह थी, जो उनका जो इक्वेटर है वहाँ पर वो उतरे। अब बहुत सारे चंद्रयान 1 ने ये पानी का इंडिकेशन दिया और उसके बाद नासा ने भी उसकी पुष्टि की कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, वहाँ पर पानी परत दर परत हो सकता है कि उसकी परतें मिल जाएं, कुछ हमको वहाँ पर H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ ऐसा चीज़ें अभी तक जो अनुमान लगाए गए और जो कुछ पुष्टि भी हुई। तो ये एक अच्छा, वहाँ पर इतना जटिल क्यों है उतरना, अब ये सवाल है। तो इसका देखिए, जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा पृथ्वी से हमको दिखाई देता है, उसमें जितने क्रेटर यानी ऐसे गड्ढे या खड्ड, जिसको आम भाषा में हम गड्ढे बोलते हैं या खड्ड बोलते हैं, उसको हम क्रेटर ही बोलें क्योंकि ये इतने विशालकाय होते हैं और करीब 3 लाख क्रेटर्स जो पृथ्वी से चंद्रमा की सतह हमको दिखाई देती है, वहां हमारे वैज्ञानिकों ने उसकी गणना की है। 3 लाख क्रेटर्स, तो अगर चंद्रमा पर करेंगे तो वो बहुत और ज्यादा आंकड़ा पहुंच जाएगा उन क्रेटर्स का। अब क्रेटर कैसे बनते हैं? जब जो हमारा उल्का पिंड है, जो मीटियोर्स हैं या जो हमारे और छोटे ग्रह टकराते हैं चंद्रमा से, तो वहां पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है, ठीक है, तो वो सीधे के सीधे वहीं उसकी सतह को डैमेज करते हैं और एक वहाँ विशाल काय क्रेटर बन जाता है। ऐसे भी क्रेटर हैं जिसका पूरा जो आकार है और जो ये है वो हमारे दिल्ली महानगर से भी बड़ा हो। तो इतने विशाल काय क्रेटर, और ये क्रेटर बहुतायत में दक्षिणी ध्रुव पर हैं, वहाँ की सतह उबड़ खाबड़ है और बहुत विशाल काय पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वहाँ पर। तो इसलिए ये एक मुश्किल है कि जब हमारा जो मिशन वहाँ अभी तक नहीं गए और अब जो हमारा चंद्रयान 3 वहाँ जा रहा है और जो लैंडर वहाँ उतरेगा और उसके सेंसर, कैमरा, उन सब से वो निर्णय लेगा कि हाँ उसको कहाँ उतरना है। और उतरने की भी जगह शायद 4 किलोमीटर के आसपास उसको दिया गया है कि वो उसमें अपनी सही जगह तलाशेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये चुनौतियां अभी तक दुनिया के मिशंस के सामने आई और अब जो भारत ने जो अपने तैयारी की है, जो प्रिपरेशन की है और जो इतिहास आज रचने जा रहा है, उससे देश और दुनिया के इस खगोल विज्ञान को और चंद्रमा के मिशन को और अब आपने जैसा बताया, आपने वहां का जो सतह आपने डिस्क्राइब की है कि इतनी खतरनाक है, वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, क्रेटर्स भी हैं, तो वहां हमको जाकर के उतरना है। तो ये जो हमारा विक्रम लैंडर है, इसमें तो हमें बार बार बताया जा रहा है कि ये सतह खुद ढूंढेगा, वो स्पॉट ढूंढेगा और इसको एक बार लैंड करने के लिए वो एरिया थोड़ा बड़ा भी दिया गया है कि उसके अंदर ये जाकर के अपने लिए परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट तलाश करे। लेकिन जब ये बना करके लाए हैं मनीष, जब ये रोवर जो है वहां पर उतरेगा, मैं अंशुमन से पूछना चाहता हूं, तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी ये जब मूव करेगा वहां पर? देखिए, विक्रम लैंड ही तब करेगा जब वहाँ की सतह जहाँ पे थोड़ी समतल हो, वो चेक करेगा। उबड़ खाबड़ जगह है, सबको पता है, और जब वो लैंड कर रहा है 4 घंटे वेट करके हमारा रोवर बाहर आ रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है।
वो इतने धीरे आराम से बाहर आएगा। तो एक कॉशियस भी रखना है, क्योंकि अगर ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा हुई, आप स्पीड ज़्यादा रखते हो, तो वो पलट सकता है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये है, अगर ज़्यादा स्पीड में चल रहा है तो लूनर सॉइल जो है, जिसको हम रेगोलिथ कहते हैं, वो टेलकम पाउडर से बहुत ज़्यादा फाइन है, और वो उड़ेगी तो उसके सोलर पैनल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट उन पे वो छा सकती है, और जिससे ये चीज़ें काम करना बंद कर जाए। तो जब विक्रम लैंडर जब लैंड करेगा, उससे पहले वो स्कैन करेगा एरिया। फॉर एग्जांपल वहाँ पे उसको लगा 150 मीटर ऊपर है, होवर कर रहा है, ना उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना वर्टिकल वेलोसिटी है। वो अपने जो उसका कैमरा है, जो हैज़ार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है, वो चेक करेगा। जो उसमें अपलोड है वहाँ की सतह की इंफॉर्मेशन, वो कंपेयर करता है। अगर उसको लगा ऐसा कि वहाँ पे उतरना ठीक नहीं है, तो विक्रम लैंडर क्या करेगा, वो 150 मीटर आगे जाएगा, फिर वहाँ पे वो स्कैन करके एक सेफेस्ट पॉसिबल जगह पे उतरेगा, उसके बाद ही प्रज्ञान को डिप्लॉय किया जाएगा। तो देखिए, पूरी तैयारी के साथ विक्रम लैंडर को भेजा गया है। विक्रम लैंडर वहां पूरी तैयारी के साथ है। वो पहले देखेगा कि कहां पर उतरना है, कहां पर नहीं उतरना है। आम भाषा में इसे ऐसे समझिए कि समतल जगह होगी, उबड़ खाबड़ जगह नहीं होगी, क्रेटर्स कम होंगे, यानी गड्ढे कम होंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसी जगह पर विक्रम लैंडर उतरेगा और उसके थोड़ी देर बाद हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो बाहर आएगा, और फिर ये पता चलेगा कि आखिर साउथ पोल में क्या क्या छिपा हुआ है। हमारे साथ लाइव ऑडियंस है। आपके एक एक सवाल का जवाब आज आप लोगों को मिलने वाला है इंडिया टीवी पर। कोई सवाल आप लोगों का? सर, हाउ मच चांसेस कि आपको वहाँ पे वाटर मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक सवाल ये हो गया। किसी और का सवाल? एक पानी का सवाल। How much did the Chandrayaan 3 cost and what is the total weight of Chandrayaan 3? पीछे से भी सवाल है, एक बार पीछे से भी ले लीजिए। सर, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात हुई है, तो उसमें 150 kg फ्यूल जो बचा हुआ है, तो क्या हम जो हमारे फ्यूचर मिशंस होंगे तो हम उसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल सेम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लाइफ स्पैन है वो एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, 3 सवाल, एक पानी को लेकर है सौरभ, और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल को लेकर है, और कितनी कॉस्टिंग है। तो आप चाहते हैं मैं जवाब दूं या मनीष दे? मनीष। सबसे पहले तो प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो अभी ऑर्बिट में रहेगा, उसकी लाइफ बढ़ गई है। तो जैसे भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है, वैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल वहाँ रहेगा। उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया पेलोड लगा हुआ है, शेप नाम से। तो न्यू स्पेस पॉलिसी जो आई है इंडिया की, न्यू स्पेस पॉलिसी के अंदर एक जो बहुत बड़ा एक रोल डिफाइन हुआ है इसरो का, वो ये हुआ है कि इसरो एक्सप्लोरेशन में, रिसर्च में अब ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। वो टेक्नोलॉजीज़ जो कि एक रिपीट हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और उसके 2 बड़े स्टेप्स ले चुका है इसरो। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए और छोटी सैटेलाइट्स बनाने के लिए। लॉन्च व्हीकल की एक टेक्नोलॉजी होती है, एक सैटेलाइट बनाने की टेक्नोलॉजी होती है, जिसके लिए ऑलरेडी उनने प्राइवेट प्लेयर्स को नॉमिनेट कर लिया है, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चालू हो गई है। अब ये जो पार्ट है जो मैं बोल रहा हूँ ना, शेप की बात बोल रहा हूँ, तो वो इस प्रोपल्शन मॉड्यूल पे लगा हुआ है। शेप करेगा क्या, जो धरती है उससे जो सूरज की रोशनी पास होकर आ रही है, हमारा एटमॉस्फेयर है, तो सूरज की रोशनी जब उससे पास होकर आ रही है तो उसमें कुछ बदलाव होते होंगे। हम ये मानते, मान लो कुछ बदलाव होते होंगे। वो जो बदलाव हो रहे हैं वो उस वातावरण के कारण हो रहे हैं जिसके अंदर जीवन पॉसिबल है, यानी हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि अगर कोई सूरज एक स्टार है, वो अपना स्टार है, तो अगर किसी स्टार की रोशनी एक प्लैनेट से पास होकर जब आ रही है और उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं, वो बदलाव मैंने कैरेक्टराइज कर लिए, मैंने उन प्रॉपर्टीज़ को लिख लिया, मान लो वो डेटा मेरे पास आ गया। फिर मैंने जब अपनी नज़रें डीप स्पेस की साइड घुमाई और मैंने जब डीप स्पेस के अंदर देखना चालू किया, वहाँ पर मैंने देखा कि एक और ऐसा सिस्टम है जहाँ पर एक स्टार है, उसके चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और मैंने जब उसको ऑब्जर्व किया और मुझे वैसा ही सिग्नेचर मिल रहा है, तो मुझे ये प्रपोज करते हुए इसरो को या साइंटिफिक कम्युनिटी को, हमको ये प्रपोज करते हुए कोई भी झिझक नहीं होगी कि जो हमें दिख रहा है शायद वो भी एक हैबिटेबल प्लैनेट हो। अब ये रिसर्च ऑलरेडी बहुत कदम आगे बढ़ा चुकी है, लेकिन इसरो ने अपना यहाँ पर एक इंटेंट दिखाया कि हम भी ऐसे एक्सप्लोरेटरी मिशंस के लिए तैयार हैं। तो इस जो शेप है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर है, तो जितना ज़्यादा ये वहाँ रहेगा वो उतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा वो साइंटिफिक कम्युनिटी के काम आएगा। अभी जो चंद्रयान 3 का लैंडर है और जो रोवर है, उसके जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं, और जहाँ पर हम लैंड कर रहे हैं वो पार्ट सूरज की रोशनी को देखता है, नहीं तो वहाँ पर सोलर पैनल कैसे काम करते हैं।
जहां पर पानी होगा, हम ये मान रहे वो या तो हम थोड़ा सतह के अंदर जाएंगे तब हमें मिलेगा पानी, या फिर हम उन छिपे हुए गड्ढों में जाएंगे जहां पर सूरज की रोशनी पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहुंची नहीं है, तो वहां पर पानी की पॉसिबिलिटी। इंपैक्ट प्रोब जो था उसने एक मतलब हिंट दिया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो इंपैक्ट था, वो आगे बहुत जोर से टकराया था। तो अभी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लैंडर के और रोवर के, वो वेल डिफाइंड हैं, जिसके अंदर हम चांद की जो सतह है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज, मतलब आम भाषा में बोले तो उसमें हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे कैसे एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये एलिमेंट्स को इनको देखना होगा। एक ऐसा इसके अंदर वो पेलोड लगा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल पेलोड, जो चांद के ऊपर आने वाले क्वेक्स को, जिनको जैसे धरती पे भूकंप आते हैं वैसे चांद पर आने वाले क्वेक्स को पढ़ेगा। तो वो वेल डिफाइंड है, वो सारी चीजें हैं जिसके अंदर प्लाज्मा में उसके एटमॉस्फेयर को पढ़ा जाएगा। और रही बात पानी की तलाश करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। अभी जो पेलोड्स हैं उनका कोई भी डिफाइंड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वहां पर पानी, क्योंकि वहां पर तो सूरज की रोशनी वैसे भी, हम तो समतल जगह पे जाएंगे ना जहां पे सूरज की रोशनी हमें दिख ही रही है। लेकिन हम जो ये मिशन जो है चंद्रयान 3, ये इसरो का एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है। पहला ये है कि हम ये प्रूव करेंगे कि हम सॉफ्ट लैंड कर सकते हैं चांद पे, हम रोवर को चला सकते हैं चांद पे, और तीसरा जो इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स हमने बताए हैं वो कर सकते हैं। अब जैसे एक जो अपना लैंडर है उसके ऊपर एक ये लेजर रिफ्रैक्टोमीटर एरे लगा हुआ है, वो जो है वो नासा का पेलोड है, जिसका एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है। वो ये चेक करेगा कि चांद और धरती के बीच का डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, उसका यही काम है, बस उसको यही करना है। शेप का काम है, जो सूरज से रोशनी आ रही है उसको रीड करना है, देखना है क्या बदलाव आते हैं। ठीक, तो अब 2-3 सवाल और थे हमारे ऑडियंस के, उनके भी जवाब लेते हैं। एक अपडेट जो है जरा अगर राघवन हमको दे दें, इस वक्त क्या पता चल रहा है इसरो सेंटर से? जी बिल्कुल, देखिए अभी अभी मैंने एक वहाँ पर जो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में सीनियर साइंटिस्ट हैं उनसे बात की है। मैंने उनसे जस्ट ये पूछा कि वहाँ पर मूड कैसा है और जोश कैसा है, तो उन्होंने जवाब मुझे दिया। उन्होंने कहा कि मूड इज़ वेरी काम एंड जोश इज़ वेरी हाई। ये आपको डिफाइन करता है कि जो जोश यहाँ पर आई है ना, वो किस तरह से वहाँ पर उन लोगों ने मेहनत की है, जो पिछले 4 सालों की मेहनत है वो उस कॉन्फिडेंस के लेवल में सौरभ नजर आ रही है। ये जोश हाई होने का मतलब ये है कि सब कुछ अब तक लास्ट मोमेंट तक सब कुछ सही चल रहा है, अब टाइम टू गो का इंतजार। रेड्डू जी, 2 सवाल और बच गए थे मेरे ख्याल में। एक पूछा था कि पानी मिलने की कितनी उम्मीद है, गुंजाइश है वहां पर, दूसरा शायद वजन को लेकर के, कॉस्टिंग और वजन को लेकर कितना कॉस्ट और वजन। पानी मिलने का जो उम्मीद जो है वो चंद्रयान 1 से जो प्रोब भेजा गया था वो क्रैश किया था, जानबूझ के क्रैश किया गया था, तो देखने के लिए थोड़ा नीचे जाने के बाद उसमें पार्टिकल्स क्या दिखते हैं। इस बार जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर जो है उसमें 6 सेंसर से 6 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किया जाएगा। उसमें से रोवर में, पर्टिकुलरली रोवर में 2 सेंसर ऐसे हैं जो कि स्पेक्ट्रल एनालिसिस करेगा। तो स्पेक्ट्रल एनालिसिस जो है एक रेडियो एक्टिव बेस्ड, अल्फा रेडियो एक्टिव बेस्ड स्पेक्ट्रल एनालिसिस, और दूसरा जो है वो लेज़र ब्रेकिंग स्पेक्ट्रो एनालिसिस। ना ये जो स्पेक्ट्रो एनालिसिस है इसकी काम है कि पार्टिकल क्या है, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स करे और उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें ये है कि पानी के लिए एग्जैक्टली नहीं है ये, लेकिन क्या है कि जो भी एलिमेंट्स है, एलिमेंटल डिस्कवरीज उस स्पेक्ट्रल एनालिसिस से होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रल एनालिसिस। कोई भी एक्सोप्लैनेट हो या कोई भी स्टार्स हो, उसके स्पेक्ट्रल एनालिसिस किया जाता है कि उसके कंपोजिशन क्या है। इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स का रीज़न है, इन सिटू मतलब ऑन साइट। तो दोनों में जब हम दूसरी स्टार की या दूसरी प्लैनेट की स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं, वो एक एनालिसिस होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एनालिसिस होती है, जबकि यहाँ पे जो एनालिसिस स्पेक्ट्रल एनालिसिस होगा वो इन सिटू एनालिसिस होगा जो कि रोवर के ऊपर है। उसमें पानी है या नहीं वो उसकी पुष्टि तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें जो है एग्जैक्टली वाटर पार्टिकल के लिए नहीं किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे ज़्यादा मिनरल्स के ऊपर खोज किया जाएगा। उसमें बाकी जो एनालिसिस करनी है वो जो साउथ पोलर रीजन के लिए सब बोला जा रहा है कि साउथ पोल में लैंडिंग हो रही है। ये इसके रीज़न क्या है कि मिशन ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, एग्जैक्टली साउथ पोल में भी लैंडिंग नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। ये 79 डिग्री नियर साउथ पोल, मतलब क्या बोल रहा हूँ कि इक्वेटर से अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है तो पोल होता है, ये हो रहा है 79 डिग्री पे। उसका भी रीज़न है। मिशन ऑब्जेक्टिव का हिसाब से इसमें सिस्मिक एक्टिविटीज़ देखनी है, नंबर 1।
नंबर 2 इसमें थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ की एनालिसिस करनी है। इसमें सारे जो सेंसर्स लगे हुए हैं, चार्ज जो है उसकी लैंडर पे लगा हुआ है, वो थर्मो के फिजिकल एनालिसिस करना है। और उसमें प्लाज्मा मून पे जो है ना, वो जो पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स फॉर्म में, वो आयोनिक फॉर्मेट होती है, वो नेगेटिव चार्ज होती है, वो स्टिक कर जाते हैं और उसकी जो चलते हैं वो एक्चुअली कम्युनिकेशन सिस्टम में बाधा भी पहुंचाते हैं। तो उसकी थर्मो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी एनालाइज करना है, क्योंकि इन फ्यूचर उसमें चाँद को टारगेट रख के बहुत सारे आगे का काम करना है। जैसे बहुत ज़्यादा स्पेस इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है, हो सकता है कि चाँद को हम एक टारगेट ऑब्जेक्ट हिसाब से रखें कि आगे का स्पेस एक्सप्लोर हम वहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सारे एनालिसिस करना ज़रूरी है। पानी मिलना नहीं मिलना वो तो एक एडेड एडवांटेज है ही, बट उसको छोड़ के भी बहुत सारे अदर एनालिसिस करनी है। वो आपने बताया सर कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वो वहां बैठकर ये रोवर प्रज्ञान करने जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।